हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि एक मास्टरपीस थी जेन ऑस्टेन की और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोवेल थी इंग्लिश लिटरेचर की। तो अगर इसकी पब्लिश की बात करें तो ये पब्लिश 1813 में हुई थी। और ये जो नोवेल है ना, ये मेनली एडमायर्ड करती है रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी को, मेमोरेबल कैरेक्टर्स को, विटी डायलॉग और टाइमलेस थीम्स ऑफ लव, मैरिज, प्राइड एंड सोशल क्लास को। अब जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवीएस, एनवीएस और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसकी थीम्स, कैरेक्टर्स, आयरनी, रियलिज्म और नैरेटिव टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और बहुत पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो थी ना, वो पब्लिश हुई थी 1813 में। ओरिजिनली जो जेन ऑस्टेन थी ना, उसने जो ये नोवेल थी ना, ये लिखी थी अंडर द टाइटल ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशंस। स्टार्टिंग में उसका टाइटल उसने फर्स्ट इम्प्रेशंस रखा था, बट बाद में पब्लिकेशन के टाइम पे उसने इसको रिवाइज किया और इसको रीनेम किया प्राइड एंड प्रेजुडिस से। ये जो नोवेल थी ना, ये सेट है रूरल इंग्लैंड में, जो कि रिफ्लेक्ट करती है वहाँ के कस्टम्स को, वहाँ की वैल्यूज़ को, सोशल एक्सपेक्टेशंस को, जो कि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में थी। जो मैरिज, फैमिली, रेपुटेशन, वेल्थ और सोशल स्टेटस है ना, ये एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कैरेक्टर्स के अंदर। अब बात करते हैं इस नोवेल के मेजर कैरेक्टर्स की। सबसे पहले एलिजाबेथ बेनेट, जो कि एक इंटेलिजेंट, विटी और इंडिपेंडेंट हीरोइन है। सी वैल्यूज होनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड मोरल इंटीग्रिटी। सी लर्न्स टू ओवरकम प्रेजुडिस एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस। अब दूसरी की बात करते हैं, वो है मिस्टर डार्सी। एक वेल्दी, रिजर्व जेंटलमैन है, जो इनिशियली प्राउड बट ग्रेजुअली बिकम्स हम्बल, जनरस एंड कंपैशनेट। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन को। उसके बाद बात करें तो जेन बेनेट, ये एक काइंड, जेंटल और ऑप्टिमिस्टिक लेडी थी। सी ऑलवेज बिलीव्स द बेस्ट अबाउट अदर्स। उसके बाद बात करते हैं मिस्टर बिंगले की। ये जो थे ना, इनका फ्रेंडली, चेयरफुल और जनरस नेचर था। ये रिप्रेजेंट करते थे काइंडनेस को और सिंप्लिसिटी को। उसके बाद बात करते हैं लीडिया बेनेट की। ये यंग, केयरलेस और इमेच्योर लड़की थी। इसके जो एक्शंस थे ना, वो क्रिएट करते थे मेजर क्राइसिस ऑफ द नॉवल। इसके बाद बात करते हैं जॉर्ज विकम की। ये चार्मिंग था बट डिसऑनेस्ट था। ही रिप्रेजेंट डिसेप्शन एंड सुपरफिशियल अपीयरेंस। अब बात करते हैं प्लॉट ओवरव्यू की। ये जो स्टोरी है ना, ये रिवॉल्व है अराउंड एलिजाबेथ बेनेट के, जो कि एक इंटेलिजेंट, विटी और इंडिपेंडेंट यंग वुमेन है। और दूसरा है फिट्स विलियम डार्सी, जो कि एक वेल्थी जेंटलमैन है। जैसे एट देयर फर्स्ट मीटिंग, एलिजाबेथ जो थी ना, वो एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेती है डार्सी का। क्यों? क्योंकि उसको वो प्राउड और एरोगेंट दिखाई देता है। उसी दूसरी तरफ अगर डार्सी की बात करें, तो जो डार्सी था, वो इनिशियली कंसिडर करता था एलिजाबेथ को सोशली इन्फीरियर। और बिकॉज ऑफ देयर प्राइड एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज बिटवीन देम। जैसे कि स्टोरी आगे बढ़ती है, दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी गलतियों को देखते हैं, अपनी अपनी गलतियों को मानते हैं। उसके बाद जो उनकी वीकनेस थी, उसको कम करते हैं और फिर इवेंचुअली दे फॉल इन लव। ये जो नोवेल है ना, ये मेनली हमें टीच करती है ट्रू हैप्पीनेस, जो कि कहाँ से आती है अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से, पर्सनल ग्रोथ से, ना कि वेल्थ और सोशल स्टेटस से। तो अब बात करते हैं इसकी डिटेल समरी की। तो मेनली जो ये स्टोरी होती है, स्टोरी स्टेट होती है एक विलेज में, जो कि लॉन्गबॉर्न था, जहाँ पे मिस्टर और मिसेस बेनेट रहते थे अपनी 5 अनमैरिड डॉटर्स के साथ। वो 5 अनमैरिड डॉटर्स के नाम क्या क्या थे? जेन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी एंड लीडिया। हालांकि जो मिस्टर बेनेट जो थे ना, उनके कोई लड़का नहीं होता। इस वजह से जो जितनी भी उनकी स्टेट प्रॉपर्टी जो होती थी ना, उनकी डेथ के बाद वो उनके कज़न मिस्टर कॉलिंस पे चली जाती। तो इस वजह से जो मिसेस बेनेट थी ना, वो बहुत ज़्यादा दुखी में रहती है और वो सोचती रहती है कि कैसे ना कैसे करके उनकी 5 डॉटर्स को एक बढ़िया हस्बैंड मिल जाए, जिससे वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए फ्यूचर में। तो इसी के साथ एक दिन क्या होता है, उनके एरिया में, वहीं पे आसपास में नीदरफील्ड पार्क में एक फैमिली आती है रहने के लिए। मेनली एक वेल्दी यंग बैचलर बंदा आता है। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मिस्टर चार्ल्स पिंगले। वो अपने 2 बहनें और एक दोस्त के साथ आता है। अब ये सुन के कि वो बढ़िया अमीर बंदा होता है, तो उसकी जो मिसेस बेनेट जो होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो स्टार्ट कर देती है सोचना, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि कोई सी ना कोई सी बेटी
को वो पसंद कर ले और उससे उसकी शादी हो जाए। अब क्या होता है, अब जैसे वो आके रहते हैं तो वैसे ही ना वहाँ पे विलेज में एक लोकल बॉल पार्टी होती है। मेनली वो कम्युनिटीज़ की नॉर्मल गेट टुगेदर होता है जहाँ पे सब लोग आते हैं और डांस वगैरह करते हैं। तो वैसे ही एक पार्टी होती है जिसमें बिंगले आता है अपने दोस्त के साथ। तो बिंगले जो है ना, जैसे ही बिंगले आता है तो वहाँ पे बेनेट फैमिली भी होती है और बिंगले वहाँ पे जेन को देखता है, सबसे बड़ी बेटी को। तो जैसे ही वो जेन को देखता है, वो उसको देखता है कितनी सुंदर है, कितनी जेंटल है, और वो उसको देखते उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील होता है और उसको वो पसंद आ जाती है। तो जैसे उसको पसंद आती है तो फिर वो उससे जाके बात करता है, उसके साथ डांस वगैरह करता है। तो इसी दौरान जो बिंगले होता है ना, वो अपने फ्रेंड डार्सी को देखता है कि वो शांत अलग खड़ा हुआ होता है, बोर हो रहा होता है। तो वो उसके पास जाता है, उसको बोलता है, कहता है कि ऐसे ही खड़ा होकर क्या बोर होएगा, यहाँ पे देख कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ है, किसी के साथ डांस कर ले। वो देख वहाँ पे एलिजाबेथ है, सुंदर भी है, बढ़िया है, तो उसके साथ क्यों ना डांस कर ले। तो वो जब उसको ये बोल रहा होता है तो डार्सी उसको बोलता है, कहता है, अब यहाँ पे एक लाइन आती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो रिप्लाई करता है उसको। वो मेनली ये बोलता है कि सी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। क्या कहता है, सी इज टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। और जो ये चीज़ वो बोलता है ये एलिजाबेथ सुन लेती है। तो मेनली वो एलिजाबेथ की बेइज्जती कर देता है ये बोल के। और जब ये एलिजाबेथ सुन लेती है तो वो एक रिमार्क बना लेती है अपने दिमाग में कि जो ये बंदा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड और इंसल्टिंग है और बढ़िया बंदा नहीं है। तो वो उससे चिढ़ने लगती है, किलसने स्टार्ट कर देती है। तो इसके बाद आगे जब ये स्टोरी चलती है तो इसके आगे बस ये होता है कि जो जेन होती है ना, जेन और बिंगले का जो होता है उनका अफेक्शन जो है वो ग्रोस करता है। और फिर एक दिन जेन उसके घर जाती है, बिंगले अपने घर पे जेन को बुलाता है तो वहाँ पे जाती है तो जेन की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए जब एलिजाबेथ है ना वो वहाँ पे जाती है उसका केयर करने के लिए, अपनी बहन की तबीयत के लिए वहाँ पे जाती है, जब वो वहाँ पे रुक जाती है। तो इसी दौरान जो डार्सी है ना वो ग्रेजुअली बिकम इम्प्रेस्ड बाय एलिजाबेथ इंटेलिजेंस, विट, कॉन्फिडेंस एंड लिवली पर्सनैलिटी। हालांकि वो स्ट्रगल कर रहा होता अगेंस्ट हिज फीलिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सोशल स्टेटस, बट उसके साथ साथ ही कैन नॉट स्टॉप एडमायरिंग हर। तो मीनवाइल जो बेनेट फैमिली है ना वो रिसीव अ विजिट फ्रॉम मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस कौन है, एक क्लर्जी मैन है जो कि उनकी प्रॉपर्टी है, जो मैंने कज़न की बात बताई थी ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी उसके मिस्टर बेनेट की डेथ के बाद उनके नाम हो जाएगी अगर उनकी बेटियों की शादी नहीं होगी। तो वही है मिस्टर कॉलिंस। वो आते हैं, वो होपिंग टू कंपनसेट फॉर इनहेरिटिंग लॉन्ग बर्न। तो वो डिसाइड करते हैं कि बेनेट डॉटर्स में से किसी एक के साथ शादी कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जेन अनअवेलेबल है, जेन वहाँ पे है नहीं, तो वो एलिजाबेथ को प्रपोज कर देते हैं। अब जो एलिजाबेथ बंदी होती है उसको मेनली लव वगैरह पे वो होता है कि मतलब वो उसी से शादी करेगी जिससे वो लव करेगी, तो वो रिजेक्ट कर देती है। तो जब वो उसको रिजेक्ट कर देती तो मिस्टर कॉलिंस जो है ना एलिजाबेथ की एक प्रैक्टिकल फ्रेंड होती है चार्लोट ल्यूकस, उसको प्रपोज करते हैं, वो हाँ कर देती है, उससे शादी कर लेती है। चार्लोट ल्यूकस जो होती है उसको रोमांस से इतना मतलब नहीं होता, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मतलब होता है, तो इसलिए उसको हाँ करती है और वो उससे शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो एलिजाबेथ होती है ना वो मिलती है एक बंदे से जिसका नाम होता है जॉर्ज विकम। अब ये जॉर्ज विकम कौन होता है, ये बड़ा बेकार बंदा होता है, इसके बारे में अब आप सुनना आगे। ये दिखने में तो बढ़िया होता है, चार्मिंग हैंडसम होता है और एक मिलिट्री ऑफिसर होता है। पर ये विकम जो है ना ये एलिजाबेथ को एक स्टोरी बताता है, मेरे लिए एक बात बताता है। वो बताता है कि जो डार्सी है ना वो बढ़िया बंदा नहीं है, उसने उसको धोखा दिया है और उसने काफ़ी सारा गलत किया है उसके साथ, उसकी नौकरी खाई है और भी बहुत कुछ वो बोलता है। अब एलिजाबेथ वैसी डार्सी से किल से हुई होती है, भाई उसने उसकी बेइज्जती करी होती है, उसको भी लगता है। अब वही वाली बात है, अगर किसी से तुम किल से हो और आगे कोई तुम्हारे से उसकी बुराई करते तो तुम्हारा वो दोस्त बन जाएगा, तुम उसे बढ़िया मानोगे बिना सोचे समझे। तो वही होता है यहाँ पे। उसके बाद जो एलिजाबेथ है ना वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है उसके खिलाफ, और ज़्यादा उससे चिढ़ने लग जाती है। वो डार्सी को मानती है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, सेल्फिश है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिंगले जो होती है ना, सडनली जो बिंगले होता है और बिंगले की बहनें जो होती है और अपने दोस्त के साथ वो सडनली वहाँ से नीदरफील्ड से चले जाते हैं वापस। और जब उसको ये क्या कहते हैं बिना बताए जेन को, और जब जेन को ये पता चलता है तो जेन का हार्ट ब्रोकन हो जाता है। और जो एलिजाबेथ होती है ना वो सोचती है कि ये सब काम डार्सी का करा हुआ है, डार्सी उसको लेके गया है। क्योंकि उसी ने मतलब इन दोनों को सेपरेट किया है जानते हुए कि ये दोनों प्यार करते थे, और उसी ने उसको भड़काया है और वही उसको लेके गया है।
क्यों? क्योंकि सोशल पोजीशन की वजह से कि जेन्स की फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो काफ़ी अमीर है, तो वो उनकी जोड़ी बढ़िया नहीं बनेगी। उसके बाद जो एलिजाबेथ होती है ना, वो चार्लोट मिस्टर कॉलिंग्स जो एलिजाबेथ होती है ना, वो चार्लोट जाती है जहाँ पे वो डार्सी से दोबारा मिलती है। और जब वो उससे दोबारा मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है उससे मिलके। डार्सी जब वहाँ पे उससे मिल रहा होता है, वो डिक्लेयर हीज लव एंड प्रपोजेस मैरिज। अब वो वहाँ पे जब वो डार्सी से दोबारा मिलती है, डार्सी उसको देखता है तो डार्सी उसको प्रपोज कर देता है। हालांकि जो उसका प्रपोजल होता है ना, वो फिल्ड विद प्राइड होता है। अब वो उसको प्रपोज तो कर देता है, बट एलिजाबेथ तो उससे किलसी भी होती है, तो वो उसके प्रपोजल को कैंसिल कर देती है, मतलब रिजेक्ट कर देती है। क्यों कर देती है? वही सब रीजंस की वजह से कि उसने मेरी बहन का रिश्ता ख़राब करा है और बहुत ही सारा विक्रम के साथ भी गलत किया है और उसके बारे में भी उसने गलत बोला था, तो ये सब चीज़ें सोच के तो वो काफ़ी गुस्से में उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। अब नेक्स्ट डे जो डार्सी होता है ना, वो एलिजाबेथ को एक लॉन्ग लेटर दे के जाता है, बिना कुछ बोले सिर्फ एक लेटर दे के वहाँ से चला जाता है। अब जब वो लेटर को पढ़ती है, वो उसमें देखती है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता जैसा कि वो सोच रही होती है, और वो उसमें अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन देता है कि उसने विक्रम के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, विक्रम जो है बेकार बंदा है। और वो ये चीज़ भी एडमिट करता है कि ही परसुएडेड बिंगले टू लीव जेन। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता था कि जो जेन है ना, वो उसको उतना प्यार नहीं करती बिंगले को जितना कि मतलब उसको लगता है। वो मतलब डिड नॉट लव बिंगले डीपली इनफ, तो इस वजह से वो उसको ये भी बोलता है, ये उस चीज़ को अपनी को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद जो डार्सी का होता है, वो उसका सच बताता है सबको। डार्सी जो है विक्रम का सच बताता है। विक्रम जो होता है, उसको कोई जॉब वगैरह कुछ सीन होता है, वो जुआ वगैरह काफ़ी ज़्यादा खेल रहा होता है, तो वो विक्रम की भी बताता है कि विक्रम जो होता है ना, वो उसको भी रिसीव अ जनरस इनहेरिटेंस बट ही वेस्टेड इट थ्रू गैम्बलिंग एंड इरेस्पॉन्सिबल लिविंग। उसके बाद वो विक्रम की एक बात और बताता है कि जो वो है ना, उसने डार्सी की जो यंगर सिस्टर थी ना, जॉर्जिना, उसको भी भगाने की कोशिश करी थी, ओनली टू ऑब्टेन हर फॉर्चून। तो एलिजाबेथ जो है ना, वो शॉक हो जाती है ये जान के कि वो ये देखती है कि कैसे उसने मिस जज किया दोनों बंदों को, डार्सी को भी और विक्रम को भी। डार्सी को गलत समझा और विक्रम को बढ़िया समझा। तो उसके बाद वो रियलाइज़ करती है कि हाँ, उसकी हर ओन प्रेजुडाइज ब्लाइंडेड हर जजमेंट जस्ट एज डार्सीज प्राइड ब्लाइंडेड हिज। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जो एलिजाबेथ है ना, वो दोबारा से ट्रैवल करती है अपने अंकल आंटी के साथ। कहाँ पे? द गार्डिनर्स थ्रू डर्बशायर। और वहाँ पे वो डार्सी के मैग्निफिसेंट एस्टेट जाती है, पेम्बरले। और वो सोचती है कि डार्सी वहाँ पे नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। बट डार्सी वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है और बहुत ही बढ़िया बिहेव करता है, काइंडनेस दिखाता है, कर्टसी दिखाता है, ह्यूमिलिटी दिखाता है, और वो बहुत बढ़िया वार्मली वेलकम करता है एलिजाबेथ का और उसके रिलेटिव्स का। उसके बाद जो एलिजाबेथ है ना, वो हाउसकीपर्स होते हैं जो डार्सी के, उनसे बात करती है। तो जो उनके हाउसकीपर होते हैं ना डार्सी के, वो भी बताते हैं कि वो बहुत बढ़िया बंदा है, रिस्पॉन्सिबल बंदा है, जनरस है और काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, मतलब अपने सर्वेंट वगैरह को काफ़ी इज्जत करता है उनकी भी। तो ये सब जान के जो एलिजाबेथ है ना भाई, अब क्या ही होगा, वही होगा जो तुम सोच रहे होंगे। अब वो धीरे धीरे वो भी बढ़िया बंदा समझने लग जाती है और वो भी स्टार्ट कर देती है उसको प्यार करना। अब उसे ही वो बढ़िया लगने लग जाता है, अब भाई वो धीरे धीरे वो भी शुरू कर देती है। अब क्या होता है, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब जैसे उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बढ़िया चल रहा था, इतनी सब हरकतों के बाद अब थोड़ा सही चलने लगता है। तभी एक एलिजाबेथ को एक न्यूज़ मिलती है, क्या क्या कि उसकी जो यंगेस्ट सिस्टर थी ना, लीडिया, वो जॉर्ज विक्रम के साथ भाग जाती है। अब ये विक्रम भी बड़ा बेवकूफ़ बंदा था यार। अब वो उसकी सबसे यंगर सिस्टर जो थी उसको भगा ले जाता है। अब भाई वो दोनों शादीशुदा तो थे नहीं, दोनों कुंवारे थे और वो भाग जाते हैं। अब इससे जो बेनेट फैमिली की रेपुटेशन है उस पर सवाल उठते, काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती है उनकी, और इस चीज़ से एलिजाबेथ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो जो डार्सी होता है ना, बिना एलिजाबेथ को बताए चुपचाप वो लंदन में उसको ढूंढना शुरू करता है, उन दोनों को। और वो ढूंढता है और वो देखता है कि विक्रम जो है ना, उस पर काफ़ी कर्जा होता है, उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो डार्सी उसे चुपचाप पैसों की मदद करता है, उसका सारा कर्जा उतारता है और उसको बोलता है कि लीगली शादी कर ले लीडिया से। फिर वो मान जाता है, वो दोनों शादी कर लेते हैं। और ये डार्सी इन सब चीज़ों के बारे में उसको एलिजाबेथ को बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता है बिना किसी रिवार्ड के, बिना उसे बताए। तो आफ्टर दिस इवेंट जो बिंगले है ना,
वो वापस आता है नीदरफील्ड और जेन को प्रपोज करता है। अब वो जेन एक्सेप्ट कर लेती है उसका प्रपोजल, और दोनों का जो इतने टाइम से रुकी हुई लव स्टोरी थी वो दोबारा से स्टार्ट होती है और एंड पे आती है। अब उसके बाद जो लेडी कैथरीन थी ना, डार्सी की प्राउड आंट, वो सुनती है डार्सी के बारे में और एलिजाबेथ के बारे में कि इन दोनों में कुछ चल रहा है। तो वो लॉन्गबर्न आती है और एलिजाबेथ को बोलती है कि मुझसे प्रॉमिस कर कि तू डार्सी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट जो एलिजाबेथ होती है वो करेजियसली उसको रिफ्यूज़ कर देती है और वो ये प्रॉमिस करने से मना कर देती है। यहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस दिखती है और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखती है, तो वो उसको मना कर देती है कि नहीं मैं तो नहीं कर रही ऐसा कोई प्रॉमिस। अब भाई वो क्यों करेगी, वो खुद उससे प्यार कर रही है, वो कैसे कर देगी। तो उसके बाद जो एलिजाबेथ है ना, उसके बाद आगे अगर हम स्टोरी को देखें उसमें बस यही होता है। फिर उसके बाद जो डार्सी होता है ना, वो उसको दोबारा से प्रपोज करता है सेकंड टाइम। बट इस टाइम जो उसको प्रपोज करता है ना, वो पिछले वाले से बिल्कुल अलग होता है। इस बार हम्बल होता है, काफ़ी रेस्पेक्टफुल होता है और सिंसियर होता है। तो इस बार एलिजाबेथ को क्या करना था, अब भाई वो तो तब से तड़प रही थी कब बोले आगे, अब उसने उसको बोला, वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसी के साथ ये जो नॉवल है ना एंड हो जाती है। किसके साथ, दो हैप्पी मैरिजेस के साथ। जेन जो है बेंगले से शादी कर लेती है और एलिजाबेथ डार्सी से। दोनों कैरेक्टर्स जो है ना मैच्योर्ड हो जाते हैं थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ से। डार्सी जो है वो अपनी प्राइड को ओवरकम कर लेता है, एलिजाबेथ जो होती है वो अपने प्रेजुडाइज को ओवरकम करती है। तो जो जेन ऑस्टन है ना, वो इस नॉवल को कंक्लूड करती है बाय शोइंग कि जो ट्रू लव होता है ना, वो वेल्थ, ब्यूटी और सोशल स्टेटस पे बेस्ड नहीं होता। इन सब चीज़ों से ट्रू लव नहीं होता, बल्कि ट्रू लव जो होगा ना, वहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखेगी आपको, अंडरस्टैंडिंग दिखेगी और मॉरल कैरेक्टर दिखेगा। सो बस मेनली इसकी समरी यही थी। अब इसके कुछ मेजर थीम्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइड की। डार्सीज प्राइड क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स। उसके बाद प्रेजुडाइज देखे तो जो एलिजाबेथ का फर्स्ट इंप्रेशन था ना, वो प्रिवेंट कर रहा था उसको, प्रिवेंट हर फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग डार्सीज ट्रू कैरेक्टर। लव एंड मैरिज देखे तो जो ऑस्टन है ना, ऑस्टन आर्ग्यूज दैट मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन लव, रिस्पेक्ट एंड कंपैटिबिलिटी। सोशल क्लास देखे तो जो नोवेल थी ना, वो एग्जामिन करती है हाउ वेल्थ एंड क्लास इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स एंड डिसीजंस। पर्सनल ग्रोथ देखे तो जो दोनों थे ना, एलिजाबेथ और डार्सी बिकम्स बेटर इंडिविजुअल्स बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड करेक्टिंग देयर फॉल्ट्स। अब कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। ये जो नोवेल है ना, ये क्लासिक नोवेल ऑफ मैनर्स है, पोर्ट्रेइंग द कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। जेन ऑस्टेन जो थी ना, वो यूज़ करती है रियलिज्म को टू डेपिक्ट एवरीडे लाइफ। जो वो यूज़ करती है ना आयरनी को, हर यूज़ ऑफ आयरनी क्रिएट्स ह्यूमर वाइल क्रिटिसाइजिंग सोशल हिपोक्रेसी। और जो ये नोवेल है ना, ये ऑल्सो एम्प्लॉयज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स, अलोइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस द थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देख। इट इज अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन पोसेशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ। सोसाइटी जो है ना, वो प्लेस करती है ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑन मैरिज एंड वेल्थ। उसके बाद दूसरा देखें, टिल दिस मोमेंट आई नेवर न्यू माई सेल्फ। जो एलिजाबेथ होती है ना, वो रियलाइज करती है कि जो उसकी जजमेंट्स थी ना, वो मिस्टेकन एंड शी हैज़ लर्न सेल्फ अवेयरनेस। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस जो थी ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश नॉवल का। ये जो है ना, ये कंबाइन करती है ह्यूमर को, रियलिज्म को, आयरनी को और साइकोलॉजिकल इंसाइट को विद अ कंपेलिंग लव स्टोरी। ये जो नॉवल है ना, ये रिमेन्स रेलिवेंट। क्योंकि इट एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस जैसे कि प्राइड, प्रेजुडिस, लव, फॉरगिवनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें ऑथर की, तो जेन ऑस्टन है। पब्लिश्ड कब हुई, 1813 में। ओरिजिनल जो टाइटल था वो था पहले फर्स्ट इम्प्रेशंस। लिटरेरी फॉर्म क्या थी इसकी, नॉवल ऑफ मैनर्स। नरेटिव टेक्निक की बात करें तो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। हीरोइन की बात करें तो एलिजाबेथ बेनेट। हीरो की बात करें तो मिस्टर डार्सी। मेजर थीम्स देखे, प्राइड, प्रेजुडिस, लव, मैरिज, सोशल क्लास और पर्सनल ग्रोथ। अब कंक्लूजन पे आए तो बस यही है कि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस थी ना, इज मच मोर देन अ लव स्टोरी। इट इज़ अ प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल एक्सपेक्टेशंस, मोरालिटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। और थ्रू एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी, जेन ऑस्टन जो थी ना, वो दिखाना चाहती थी सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट आर द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।